हम जिस भव्य भवन के सामने खड़े हैं, यह एशिया की सबसे बड़ी लाइब्रेरी है कृषि के मामले में। इस भवन की भव्यता आप देख सकते हैं। आपको कौतूहल होगा, जानने की प्रबल इच्छा होगी कि यह भव्य इमारत बनाई कब गई थी, कितने दिन में बन करके तैयार हुई। बताते चलें, अंग्रेज़ों के समय में इस पुस्तकालय का निर्माण किया गया था, इस भवन का। बाद में इसे पुस्तकालय का रूप दिया गया। आप देख सकते हैं प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुस्तकालय। यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज देख रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज माने हम फहराने के जब अधिकारी हुए तब देश आज़ाद हुआ, इसके पहले हम फहरा नहीं सकते थे। दोस्तों, यहाँ की भव्यता, सुंदरता और यहाँ का प्राकृतिक वातावरण जो काफ़ी मनमोहक है। भगवान दीनानाथ अभी प्रस्फुटित नहीं हो पाए हैं और हम इस समय तैयार होकर के स्नान ध्यान करके और हम आ गए हैं अपने कर्म क्षेत्र में। दोस्तों, एक जानने की अभी इच्छा होगी कि बना कितने दिन में। साहब 9 महीने। 9 महीने एक मानक है। 9 महीने में माँ के गर्भ से बच्चा बाहर आता है और 9 महीने में ही पूरी तौर पर तत्कालीन वायसराय ने इसकी आधारशिला रखी थी, उद्घाटन भी हुआ और इसे हम देख रहे हैं। पूरे मामले का विशेषज्ञ तो मैं नहीं हो सकता, हर मामले का मोटा मोटा जानकारी आदमी कर ले, यही बहुत बड़ी बात है। आज हमारे साथ सुबह सुबह जुड़ गए हैं इस संस्थान के निदेशक प्रोफेसर अशोक कुमार सिंह, वैज्ञानिक। प्रणाम सर, अच्छा लगा। एक तो आप कितने बजे, रात को 12 बजे तक जगे थे और सुबह आप तैयार होकर के स्नान करके कितने घंटे सोते हैं? अभी तो देखिए, इधर व्यस्तता का कार्यक्रम चल रहा था, किसान मेला था, हमारे जो विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह था जी। तो मुश्किल से 5-6 घंटे सोने को मिलते थे जी। लेकिन आमतौर पे हाँ, करीब 6-7 घंटे ही होता है, इससे ज़्यादा सोना नहीं हो पाता है जी। तो आपका स्वागत है हरित क्रांति की जननी पूषा संस्थान, जिसको हम भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के नाम से जानते हैं जी। और मैं बताना चाहूँगा कि इस संस्थान की स्थापना 1905 में हुई थी जी। पूषा नामक गांव में, जो कि बिहार में है, दरभंगा जिले में उस समय था, इस समय समस्तीपुर में आता है। तो वहाँ पर मुख्य उद्देश्य यही था कि किस प्रकार से हम अपने देश में शोध कार्य करके इतना अधिक अन्न उत्पादन करें कि देश में कभी भूखमरी का सामना नहीं करना पड़े। अच्छा, उसके पहले भूखमरी कई बार आ चुकी थी, कई बार आई थी। आपकी 42-43 के आसपास जो है बंगाल फेमिन हुआ था और बहुत सारे लोग उसमें मरे थे। उसके बाद कई बार और भूखमरी का समस्या का सामना देश को करना पड़ा था। और उस समय पब्लिक लॉ 480 करके एक स्कीम थी। बाद में काफ़ी समय तक उस स्कीम के अंतर्गत अमेरिका से राशन आता था। तो मैं बता रहा था कि 1934 में एक भयंकर भूकंप आया और उसमें पूषा में जो ये कृषि संस्थान बना था उसकी बिल्डिंग ध्वस्त हो गई, गिर गई। अच्छा। तब फिर ये निर्णय लिया गया उस समय सरकार के द्वारा कि इसको दिल्ली स्थानांतरित किया जाता है। तो 1935 में इसकी आधारशिला रखी गई थी और 1936 में इसका उद्घाटन उस समय वायसराय के द्वारा किया गया था। और ये प्रोफेसर एम.एस. स्वामीनाथन पुस्तकालय जो है पूरे एशिया का कृषि के क्षेत्र में सबसे बड़ा पुस्तकालय है। लाखों की संख्या में कृषि के विभिन्न विषयों से संबंधित किताबें यहाँ पर रखी गई हैं, जहाँ पे छात्र तो यहाँ विदेशी लोग भी आते होंगे, जब दिल्ली आते होंगे तो कौतूहल होता होगा कि एक बार देखें इसे। आमतौर पे ऐसा होता है कि जब कोई भी राष्ट्राध्यक्ष दिल्ली आते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी से मिलने और अन्य कार्यक्रमों में, तो निश्चित रूप से उन लोगों का एक कार्यक्रम पूषा संस्थान में कृषि के क्षेत्र में क्या किया जा रहा है उसके बारे में जानकारी लेने के लिए होता है। और वो इसी लाइब्रेरी का एक बहुत बड़ा हॉल है, उसमें उनका जो है स्वागत किया जाता है और उनको बताया जाता है यहाँ के कार्यक्रमों के बारे में और संस्थान का भ्रमण कराया जाता है। भवन काफ़ी मजबूत है। कितना एक तरह से देखा जाए तो पर्यावरण की दृष्टि से भी इसे अच्छा बनाया गया होगा, जैसे ताप नहीं आता। बिल्कुल, जिस समय की हम बात कर रहे हैं 1935-36 की, तो उसमें वातानुकूलन की कोई बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। बाद में धीरे धीरे सुविधाएं बढ़ती गई। तो उसमें जितने भवनों का निर्माण यहाँ पर किया गया था उनकी छत जो है काफ़ी ऊंची होती थी, ताकि उसमें और ख़ासकर हवा के आने जाने के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाती थी। तो काफ़ी खुलापन होता था निश्चित रूप से। और उसको उसी रूप में हेरिटेज बिल्डिंग के रूप में हम लोग इसको मेंटेन करके रख रहे हैं। इसमें कोई हम लोग अल्ट्रेशन नहीं कर रहे हैं। यह बड़ी बात है कि संरक्षित करके रखा गया है। और स्वामीनाथन जी, प्रोफेसर
यमिया स्वामीनाथन पुस्तकालय, इनके नाम से आयोग भी बना था, कमीशन, जिसकी चर्चा अक्सर नेता लोग करते रहते हैं, मोटा मोटा चर्चा करते हैं। मुझे जानकर आश्चर्य हुआ कि अभी यह जिंदा है। हाँ, डॉक्टर स्वामीनाथन का जन्म 1924-25 में हुआ था और अभी उनकी उम्र 97 वर्ष की है और चेन्नई में रहते हैं। अभी भी बौद्धिक रूप से बहुत सक्रिय हैं। जब भी उनसे हम लोग मिलते हैं, बातचीत करते हैं तो उनको सारी बातें एक तरह से बताते हैं किस प्रकार से हरित क्रांति आई, और सारा विवरण उनको अभी भी याद है और इस संस्थान से उनका बहुत गहरा लगाव है। जैसा कि आपने कार्यक्रम के शुरू में एक शब्द प्रयोग किया कि हम अपने कर्मभूमि में आ गए हैं, तो सही मानों में डॉक्टर स्वामीनाथन की कर्मभूमि जो है वो पूसा संस्थान रही है। वो छात्र के रूप में यहाँ पर आए थे और इसके बाद बाहर से PhD करने चले गए और पोस्ट डॉक्टरल अध्ययन करने के बाद जब वापस आए तो यहाँ पर वो वैज्ञानिक के रूप में कार्य शुरू किए। करीब हमारे समझ से 1952 के आसपास जो है, और तब से लेकर के लगातार इसी संस्थान में काम करते रहे। और आपने जिक्र किया कि डॉक्टर स्वामीनाथन के अध्यक्षता में किसान आयोग बना था और उसकी अध्यक्षता करते हुए उन्होंने जो नए कृषि कानून सरकार लेकर के आई थी उनकी पृष्ठभूमि तैयार की थी। उसमें बहुत सारी चीज़ें उनकी सिफारिश थी और ख़ासकर जो कृषि उत्पादन में लागत आती है उसका 1.5 गुना मूल्य किसान को मिलना चाहिए, एक बहुत महत्वपूर्ण उनकी संस्तुति की गई थी उसके द्वारा। और साथ ही साथ जो कृषि मंत्रालय के नाम को किसान कल्याण मंत्रालय साथ में जोड़ने की सिफारिश भी डॉक्टर स्वामीनाथन के द्वारा की गई थी। तो कृषि के लेकर के हमेशा और किसानों के कल्याण को लेकर के हमेशा वो उनकी संजीदगी बनी रहती है। मैं पूज्य शब्द लगाना चाहूँगा जिसने कृषि के मामले में, खाद्यान्न के मामले में, जहाँ लाखों लाख लोग अकाल और ऐसे तमाम भुखमरी के शिकार होकर के जिनका जीवन, चलिए अब इस पर भी बात करते हैं। यह घड़ी है जी, घड़ी ने कितना बजाया? अब देखिए इसमें 7 बजने जा रहा है। एक क्लॉक टावर है और ये पूसा संस्थान की आइकॉनिक बिल्डिंग है जी। और ये घड़ी जो है लगातार तब से ऐसे ही काम करती आ रही है और हर घंटे में बजती है। तो अभी अब 7 आप काउंट करेंगे तो पहला, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6 और 7, फिर 1 घंटे बाद 8 बार बजाएगी। तो इसमें कोई ध्वनि विस्तारक यंत्र तो लगा नहीं होगा, कोई लाउडर वगैरह? ऐसा कुछ नहीं। यह आवाज़ तो पूरे परिसर में जाती होगी और लोग जान जाएंगे 7 बजे, क्योंकि पहले तो लोगों के पास तो लोगों को जागरूक रखने के लिए जो है, और शुरू से उस समय इस तरह की व्यवस्था नहीं होती थी। और ख़ासकर हम लोग जो है, ख़ासकर जो अनुसंधान क्षेत्र में कार्य का काम जो है हम लोग जल्दी शुरुआत करते हैं उसकी, जो है 8 बजे से खेत में जाना शुरू हो जाता है लोगों का अनुसंधान कार्य करने के लिए। तो एक पुनर्जागरण का कार्य घड़ी अपना लगातार करती रहती है। उसी समय स्थापित की गई थी? उस समय स्थापित की गई थी। इसमें थोड़ा सा परिवर्तन किया गया है अब जो है, लेकिन स्थापना उसकी उसी समय की हुई थी। दोस्तों, मैंने भी मुर्गा का समय देखा है। पहला मुर्गा बोलता था, दूसरा मुर्गा बोलता था, तीसरा मुर्गा बोलता था। जैसा कि मैंने किसी अपने वीडियो में बताया है कि भाई साहब की शादी हुई है तो उसकी घड़ी मैं बांध करके चलता था जी। तो यह इस तरह का था। लोग इसी के आधार पर मयूर बोलता था, मुर्गा बोलता था। आपको भी इसका एहसास होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मुर्गे की बाग पे जो है हम लोग सुबह उठते थे 4 बजे जो है। इधर देखिए एक हम और बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर पहुंचे हैं। अभी हम लोग डॉक्टर स्वामीनाथन की चर्चा कर रहे थे और डॉक्टर स्वामीनाथन के भी अध्यापक रहे डॉक्टर BP पाल, डॉक्टर बेंजामिन पियरे पाल, उनके नाम पे यह उद्यान बनाया गया है जिसको हम डॉक्टर BP पाल गार्डन के नाम से जानते हैं। इधर इसका शिलालेख लगा हुआ है। और डॉक्टर पाल भी एक तरह से माना जाए तो
उनको हम भारतीय कृषि का भीष्म पितामह कह सकते हैं, अगर डॉक्टर स्वामीनाथन को हम द्रोणाचार्य की संज्ञा दें। और उसके बाद तो बहुत सारे लोग कार्य करने के लिए आए। तो डॉक्टर पाल उनके भी गुरु रहे, और यहाँ पर जब वो छात्र थे तो डॉक्टर पाल यहाँ पर अध्यापक हुआ करते थे। और इन्होंने गेहूं की करीब गुलाब और गेहूं दोनों पर काम करते थे, और गुलाब की करीब 101 किस्में डॉक्टर पाल ने विकसित की हैं, और गेहूं की भी बहुत सारी किस्में NP सीरीज़ की जो न्यू पूषा के नाम से आती थी, और इस तरह की बहुत सारी किस्में गेहूं की इन्होंने विकसित की, जिसमें रतुआ रोग नहीं लगता था। और इनका एक मुख्य शोध कार्य यही था कि नए जीन्स की हम खोज कैसे करें, जिनका प्रयोग करके हम कृषि उत्पादन बढ़ा सकें और फसलों में बीमारी और कीड़े न लगें, उसकी व्यवस्था कर सकें। तो डॉक्टर स्वामीनाथन पर फिर अगर आप चर्चा जी, तो डॉक्टर स्वामीनाथन का जैसा कि मैंने बताया कि अभी भी 97 साल की उम्र हो गई है और काफ़ी सक्रिय हैं वो। थोड़ा सा शारीरिक रूप से तो निश्चित रूप से कमज़ोर हो गए हैं इस उम्र में, लेकिन उनका योगदान बड़ा अमूल्य है। और मेरा ये मानना है कि जब हम सुबह, दोपहर और शाम भोजन करते हैं तो उनको गॉड ऑफ ग्रेन्स के रूप में, निश्चित रूप से भगवान को जब हम नमन करते हैं भोजन के साथ, तो उसमें डॉक्टर स्वामीनाथन की छवि हर व्यक्ति के सामने आनी चाहिए। इतना बड़ा योगदान है उनका भारतीय कृषि के लिए और खाद्यान्न और पोषण सुरक्षा देश को देने के लिए। बड़े बड़े पुरस्कार अर्जित किया उन्होंने। यूँ कहा जाए कि सारे पुरस्कार बौने पड़ जाएंगे उनके इस योगदान के आगे। निश्चित रूप से उनको पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, मेगासेसे पुरस्कार और विश्व खाद्य पुरस्कार, ये सारे पुरस्कार उनको दिए गए हैं। तो विश्व खाद्य पुरस्कार एक बहुत बड़ा पुरस्कार है अगर देखा जाए। इसकी बड़ी ही रोचक कहानी है जी। जब डॉक्टर बोरलाग और डॉक्टर स्वामीनाथन ने साथ मिल करके और हरित क्रांति के ऊपर काम किया था और देश को गेहूं के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मसंपन्न किया था, तो उस समय जो है ये प्रस्ताव दिया गया कि डॉक्टर बोरलाग को नोबेल पुरस्कार के लिए उनका नाम प्रस्तावित किया गया। लेकिन जब नोबेल कमेटी के सामने उनका नाम गया तो पाया गया कि उसमें जो है कृषि में नोबेल पुरस्कार था नहीं। अरे हाँ, तो फिजियोलॉजी, मेडिसिन में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में पीस प्राइज़ जो है ये दिया जाता था, लेकिन कृषि के क्षेत्र में कोई नोबेल पुरस्कार नहीं होता था उस समय। तो फिर ये चर्चा हुई कि इनको कैसे दिया जाए। तो फिर ये बात आई कि चूँकि खाद्यान्न सुरक्षा के द्वारा, पोषण सुरक्षा के द्वारा इन्होंने विश्व में शांति स्थापित करने का काम किया है, इसलिए इनको जो है विश्व ये शांति के क्षेत्र में इनको नोबेल पुरस्कार दिया जाए। तो डॉक्टर बोरलाग को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, लेकिन उससे जो धनराशि उनको मिली और कृषि की महत्ता को खाद्यान्न सुरक्षा में समझते हुए डॉक्टर बोरलाग ने फिर क्या किया कि अपनी सारी धनराशि दे करके और भी धनराशि लगा करके उन्होंने एक और पुरस्कार की स्थापना करवाई, जिसको हम विश्व खाद्य पुरस्कार या वर्ल्ड फूड प्राइज़ कहते हैं, जो सिर्फ कृषि के क्षेत्र में कार्य करने वाले वैज्ञानिकों को दिया जाता है। तो डॉक्टर स्वामीनाथन विश्व खाद्य पुरस्कार पाने वाले पहले वैज्ञानिक थे। अब तो कई लोगों को मिल चुका है और उसमें भी भारत की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। उसमें भारत के कई वैज्ञानिक जो हैं उनको विश्व खाद्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, जिसमें कि डॉक्टर वासल हैं, डॉक्टर संजय राजाराम बनारस के रहने वाले थे, गेहूं के क्षेत्र में बहुत काम किया था, उनको भी मिला, और प्रोफेसर रतन लाल हैं, उनको मिला। इसी तरह से बारवाले साहब थे जो सीड के क्षेत्र में भी, जो उद्योग में बहुत बड़ा काम किया, उनको मिला। तो इस तरह से विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना हुई। हम ऐसी जगह हैं जो दिल्ली का हार्ट है, हृदय स्थली कहा जाता है। आज़ाद होने के बाद यह संस्थान भारत के कब्जे में आया। उसके पहले अंग्रेज़ों ने इसे सजाया, संवारा, जो भी किया। तो खाद्य सुरक्षा के मामले में उनकी गहरी सोच थी और यह था कि कोई भूख से न मरे, ऐसी मान्यता उनकी थी। तो जब हमारे अंडर में आया है संस्थान, तो कितने प्रधानमंत्री इससे लगाव रखते थे, उनका आना जाना होता था? और ये भी बहुत ही रोचक विषय है। हमारे समझ से देश के शुरू से लेके अब तक जितने प्रधानमंत्री हैं, सभी लोग इस संस्थान को अपने बहुत ही दिल के करीब रखते हैं और हमेशा आते रहते हैं। माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब तो इस संस्थान में पिछले सितंबर से लेकर के अब तक ये चौथी बार आ रहे हैं। आप समझिए 5-6 महीने के अंदर चौथी बार संस्थान में उनका आना
हो रहा है। अगली बार जो है 16 तारीख को आ रहे हैं, जब अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष के संदर्भ में एक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किया जा रहा है, अंतर्राष्ट्रीय मिलेट सम्मेलन, तो श्री अन्न सम्मेलन उसका नाम दिया गया। तो उसमें माननीय प्रधानमंत्री आ रहे हैं। लेकिन नेहरू जी भी यहाँ पर कई बार बिना बताए आ जाते थे। अच्छा। और संस्थान घूम करके वो चले जाते थे। उसके बाद फिर लाल बहादुर शास्त्री जी, इंदिरा गांधी, जो बाकी बात के सभी प्रधानमंत्री। और एक बड़ी और रोचक बात है, डॉक्टर स्वामीनाथन की बात हो रही थी, तो डॉक्टर स्वामीनाथन देश के पहले प्रधानमंत्री से लेकर के अब तक के प्रधानमंत्री जी के साथ, सबके साथ काम उन्होंने किया है और सबके साथ कंधे से कंधा मिला करके वो देश की समस्याओं को, खाद्यान्न सुरक्षा को मजबूती प्रदान करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। लग रहा है नेहरू जी के कार्यकाल से लेकर के और राजीव जी के कार्यकाल तक तो उनका इस संस्थान में योगदान रहा होगा। ICAR के महानिदेशक हो गए थे, फिर इसके बाद जो है प्लानिंग कमीशन में चले गए थे, फिर इसके बाद अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान केंद्र में गए। लेकिन वो कभी इस संस्थान से अलग नहीं हुए। साल में कम से कम 3 बार 4 बार उनका आना जाना लगा ही रहता था और संस्थान के विकास कार्यों से हमेशा जुड़े रहे। जब फिर किसान आयोग के अध्यक्ष बने तब फिर इसी परिसर में वो रहते थे। तो माननीय प्रधानमंत्री उसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में जो है किसान आयोग की वो हुई स्थापना, और उसमें काफ़ी काम उन्होंने किया और इसी संस्थान में रह करके कार्यालय यहीं पे हुआ करता था। और एक और बात जो आपने शुरू की कि अंग्रेज़ों के ज़माने में इसका नाम IARI तो था, लेकिन उस समय नाम था इंपीरियल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, और बाद में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद इसका नाम फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट रखा गया। IRI का IRI ही रहा, लेकिन इंपीरियल से फिर इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट उस समय बना था। चर्चा हम और भी आगे बढ़ाएंगे। भगवान दीनानाथ अब प्रस्फुटित हो गए हैं और किरणें सीधे सीधे आ रही हैं। सर, यहाँ मोर से लेकर के अगर उधर देखा जाए, देखिए तमाम चील हैं, मयूर हैं, विविध प्रकार की पक्षियाँ यहाँ हैं। तो कितने प्रकार के, कुछ इसकी भी गणना की गई है क्या? कि हम लोगों ने इसका एक बहुत अच्छा संकलन किया है और उसको प्रकाशित किया है। उसमें करीब 79 विभिन्न प्रजातियां हैं पक्षियों की, जिनकी फोटोग्राफी करके करीब 1.5 वर्ष लगा। हमारे एक वैज्ञानिक हैं डॉक्टर प्रलय भौमिक, उन्होंने अपने कैमरे से खुद फोटोग्राफी की है। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पक्षियों का स्वर्ग नामक एक किताब हमने तैयार की है। वो किताब भी मैं आपको भेंट करूंगा, आप उसे देख के पता कर पाएंगे कि यहाँ पे कितनी पक्षियों की विविधता है। दोस्तों, अगर हमारे पीछे देखेंगे एक मोरनी है, और एक नहीं है, यहाँ हजारों हजार की संख्या में। और यहाँ चील भी अब एक तरह से विलुप्तावस्था में है, बहुत कम है। तो उन्हें भी गिद्ध तो अब रहे नहीं। चील की संख्या यहाँ पर बहुत ज़्यादा है और उसका हमारे इसमें से एक कारण ये लगता है कि जैसे हम लोग जब शोध कार्य करते हैं तो यहाँ पर ये मयूर, ये नहीं, ये मोरनी नहीं है, कोई और पक्षी है। ये मैं हमारे संकलन में तो इसका है, फोटोग्राफ में बताऊंगा। इसमें मैं एग्जैक्ट नाम इसका नहीं बता सकता हूँ, लेकिन मैं दिखाऊंगा। मयूर ऊपर है, आप देख सकते हैं, थोड़ा सा उसके और आगे। तो आपने यह 2 बड़े आकार की पक्षियों को देखा। तो राष्ट्रीय पक्षी यहाँ बहुलता में रहते हैं। और फिर बया पक्षी से लेकर के, मैंने भी 3 बजे में उठ गया था कल परसों, तो मैंने देखा इनका जीवन कब इनका जगना होता है। यह समय से सो जाते हैं। बिल्कुल। और फिर बीच में डिस्टर्ब नहीं करते या फिर कुछ पक्षी हैं जो कि सुबह बहुत जल्दी उठते हैं। तो यहाँ पे जैसे हम घर में भी होते हैं तो सुबह 3:30-4 बजे के आसपास कुछ की तो आवाज़ आने लगती है। और बाकी तो इनका समय काफ़ी निर्धारित होता है। दिन भर वो भ्रमण करते हैं, दोपहर के समय चले जाते हैं आराम करने के लिए। इसमें घोंसले भी बना रखे हैं। और जो मैं बता रहा था, चील की ज़्यादा संख्या होने का एक मुख्य कारण ये है कि शोध प्रक्षेत्र में हम बहुत सारी फसलें उगाते हैं, तो बहुत तमाम अनाज होते हैं। वो अनाज के चलते कभी एक बार जो है जैसे कुछ चूहे वगैरह भी खेत में आ जाते हैं, तो उनको भोजन वगैरह मिलता रहता है, इसलिए जो है वो थोड़ा सा मतलब शाकाहार और मांसाहार दोनों की प्रचुर संभावनाएं यहाँ बनी हुई हैं। और यह गेस्ट हाउस है एक तरह से देखा जाए तो पक्षियों का। यहाँ भोजन भी है और इनका शयन भी है, शुद्ध पानी भी है और संपूर्ण शुद्धता के वातावरण में उनका जीवन है। चर्चा बहुत करनी है और आप इसे देख रहे हैं, कितना सुंदर लग रहा है देखने में। चारों तरफ हरियाली, और बगैर हरियाली के कोई जीवन नहीं है। खाद्यान्न के मामले में यहाँ से देखिए लाइब्रेरी का दृश्य कितना बढ़िया लग रहा है। पूरी टावर ऊपर तक दिख रही है। अब हम लोग जो है अभी एक और नई शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा की गई कि देखिए इस क्षेत्र में
हरित क्रांति आने का एक मुख्य कारण ये भी था कि यहाँ पर पूषा संस्थान जैसा एक संस्थान था जहाँ पर वैज्ञानिक थे, वैज्ञानिक सोच थी। तो इसकी वजह से बाकी सुविधाओं का विकास हुआ, नए बीज आए, खादों का आविष्कार हुआ, सिंचाई की व्यवस्था की गई। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो है गढ़ रहा हरित क्रांति का। लेकिन पूर्वांचल जो है इसे थोड़ा सा अछूता रह गया था उस समय। तो अब जो है पूर्वांचल में एक नई क्रांति लाने के उद्देश्य से IRI जैसे 2 संस्थानों की स्थापना पूर्वांचल में की गई है। मैं कहूँगा एक IRI झारखंड, जैसे IIT दिल्ली, IIT मुंबई, IIT चेन्नई होता है, उसी तरह से IRI झारखंड और एक जो है IRI आसाम, ये 2 संस्थान हम पूर्वांचल में भी बन के तैयार हो गए हैं। और उनका पूर्वांचल में कहाँ? हाँ, एक तो झारखंड में बनाया गया है, हजारीबाग के पास जो है, और हजारीबाग से मुश्किल से 30-35 किलोमीटर दूर है। और दूसरा जो है IRI आसाम बनाया गया है, वो करीब 400 किलोमीटर के आसपास है गुवाहाटी से। बहुत अच्छा रमणीय स्थल है, वही देखने लायक है। तो कभी मौका मिलेगा तो वहाँ पे भी आप जाकर के देखेंगे। ऐसा ही लाइब्रेरी वहाँ पे भी बनाई गई है। हम लोगों ने ये कोशिश की है कि इस संस्थान की रेप्लिका वहाँ पर आए। बागवानी के क्षेत्र में, साग भाजी के क्षेत्र में, फूलों के क्षेत्र में, इस समय हम फूलों को, जैसा कि गुलाब पाल साहब की चर्चा, जी। और यह गुलाब भी यहाँ है। कितने प्रकार के फूल विकसित किए गए होंगे यहाँ? यहाँ पे करीब हमारे समझ से 15 फूल की किस्में हैं। अलग अलग फूलों की 15 जो फसलें हैं उनके ऊपर कार्य किया जाता है, नई किस्मों के विकास के ऊपर। और हमारी पत्नी जो है फूलों की बहुत विशेषज्ञ हैं, तो वो आपको इसके बारे में ज़्यादा बताएंगी। जब हमारे मकान के अंदर आप चलेंगे तो एक एक फूल को वो दिखाएंगी भी, उसके बारे में बताएंगी कौन सा फूल कहाँ लगा हुआ है। और संस्थान की बहुत सारी किस्में, खासकर गुलाब के क्षेत्र में, गेंदा के क्षेत्र में, गुलदाउदी के क्षेत्र में, डहेलिया के क्षेत्र में, ये सब सारा कार्य जो है शोध का किया जाता है और नई किस्में विकसित की जाती हैं और विभिन्न उपयोगों के लिए जो है। तो दोस्तों, हम हैं डॉक्टर अशोक कुमार सिंह, जो निदेशक हैं भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के। उनके साथ आज हम वार्ता कर रहे हैं और मन भर नहीं रहा है। बहुत कुछ जानना चाहता हूँ, बहुत कुछ देखना चाहता हूँ। बने रहिए हमारे साथ, फिर हम मिलते हैं अगले एपिसोड में। नमस्कार।